राहें पथरीली भी होंगी, आसान कोई रास्ता ना होगा। खुद ही खुद का साथी बन तू, सहारों से कोई वास्ता ना होगा। और फिर बता इस जहां को, इस धरती उस आसमां को, ये जहां तेरा है, ये जमी वो आसमां तेरा है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जीएस लाइब्रेरी में। और हमारा आज का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया कराया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि इंडिया में कितने तरीके के बैंक ऑपरेट करते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे सबसे ऊपर जो नाम था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उसके पर्पस के साथ, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या पॉइंट था कि अंग्रेजों को लगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आना चाहिए था। तो दोस्तों, अंग्रेजों का जो बिजनेस था वो बहुत बढ़ रहा था, फैलता गया था। तो अंग्रेजों के पास 3 प्रेसिडेंसीज बैंक हुआ करते थे। थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। यानी कि इसका पर्पस क्या है ये पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंसीज बैंक की बात करते हैं। तो 3 प्रेसिडेंसीज बैंक हुआ करते थे अंग्रेजों के। पहला आया था दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल की हम बात करते हैं, ये बनाया था अंग्रेजों ने 1806 में। उसके बाद आया था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद दोस्तों ये बनाया था 1840 में। उसके बाद आया था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। इसको बनाया गया था 1843 यानी कि 1843 में। अब अंग्रेजों को लगा कि यार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या था, ये तीनों जो प्रेसिडेंसीज बैंक थे तकरीबन तकरीबन पूरी इंडिया में फैले हुए थे। तो अगर हम इन तीनों को मर्ज कर देते हैं, इन तीनों को मर्ज कर देते हैं, यानी कि इन तीनों को अगर हम एक कर देते हैं, तो ये एक ही झटके में एक बैंक के अंडर पूरा हिंदुस्तान आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसे मर्ज कर दिया। और मर्ज करके क्या बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहां से आ गया, हम तो आरबीआई पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन है, क्योंकि इसे ही पहले सेंट्रल बैंक बनाने के लिए बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये 1921 में इसे अंग्रेजों ने मर्ज कर दिया था। 1921 में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, तो एक पॉइंट अंग्रेजों के दिमाग में आई कि यार देखो, अगर हम इसको सेंट्रल बैंक बनाते हैं, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज का एसबीआई है, यानी कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उस वक्त ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो यहां पे अब अंग्रेजों को एक बात समझ में आने लगी कि अगर तो हम इसे ही सेंट्रल अथॉरिटी बना देते हैं, तो भाई बैंकिंग की बिजनेस में ये भी इन्वॉल्व है ना। और अगर ये बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है और यही रूल रेगुलेशन बनाएगा, तो ये तो वही बात हो गई, घोड़े को घास की रखवाली के लिए छोड़ना या बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ना। यानी कि अपने लिए नियम कानून बनाएगा, अपना फायदा देखेगा, क्योंकि ये खुद उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसलिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को यहां पे मना कर दिया गया सेंट्रल बैंक बनाने से। क्लियर पॉइंट यहां पे। पर यहां पे अथॉरिटी तो चाहिए थी ना। ठीक है, आप नहीं बनोगे अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक नहीं बनोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बैंक चाहिए था, ये पॉइंट है। यानी कि पर्पस क्या था सेंट्रल बैंक का, अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का पर्पस था, रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटरी अथॉरिटी पॉइंट था यहां पे। ठीक है, अब उनको एक ना एक चाहिए था रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि हाँ अब हम रेगुलेटरी अथॉरिटी किसे बनाएं। ठीक है, तो यहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए एक कमीशन को अपॉइंट किया गया था, यानी कि किसकी सिफारिश पे, तो यहां पे हिल्टन यंग कमीशन का नाम आप लोग देखोगे यहां पे, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, इसी की सिफारिश पे। ठीक है, इसे ही हम लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, हिल्टन यंग कमीशन को हम लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी कि कहीं अगर एग्जाम में रॉयल कमीशन आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो हिल्टन यंग कमीशन ही है। तो हिल्टन यंग कमीशन को अपॉइंट किया गया कि ये देखा जाए कि भाई सेंट्रल बैंक तो बनाना है, अब किस तरीके से बनाया जाए, उसमें क्या क्या प्रावधान हम लोग कर सकते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया 1926 में, और इसे कहा गया कि सेंट्रल बैंक बनाओ। अब ये आया, ठीक है, इसने अपनी रिकमेंडेशन दिया और ये कहा कि भाई सेंट्रल बैंक बनाओ। ठीक है, जिसके लिए आपको एक एक्ट पास करना पड़ेगा, उस एक्ट का नाम है दोस्तों आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। अब ये एक्ट क्यों बनाना पड़ा, एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी?
एक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पे किसी भी बॉडी का अगर खुद का एक्ट होता है तो वो ऑटोनॉमस बॉडी हो जाती है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब यह है कि अपने क्षेत्र में उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये आरबीआई एक्ट ने ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया किसको? ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया किसको? यहां पे आरबीआई को ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया किसको? यहां पे गवर्नमेंट ने आरबीआई को। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के जरिए आरबीआई क्रिएट होने वाला है। फिलहाल आरबीआई एक्ट 1934 बना है। ठीक है, अब ये हिल्टन यंग कमीशन ने कहा कि भाई इसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाओ। ऑटोनॉमस बॉडी नहीं बनाओगे तो भाई कोई भी, जैसे आज की डेट में होता है, कई ऐसे अथॉरिटीज है जिन पे सरकार की चलती है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस वाले पकड़ के लेके आते हैं क्रिमिनल्स को और यहाँ पे नेता फोन कर देते हैं, ठीक है विधायक जी हमारे, ठीक है ऐसा करो उनको छोड़ दो। बेचारों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्यों? उनके ऊपर नेता है ना भाई। लेकिन यहाँ पे अगर आरबीआई के ऊपर किसी को बिठा दिया जाए, यानी आरबीआई के ऊपर भी एक बॉस हो जाए, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो बॉस करप्टेड हो। ठीक है, वो किसकी बात मानेगा? इसलिए आरबीआई के ऊपर हमने किसी को नहीं बिठाया। इसके लिए इसका खुद का एक्ट का होना जरूरी था। तो आरबीआई एक्ट 1934 हमने पास किया, उसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया। अब आरबीआई बना दिया गया। ठीक है, अब आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो कब हुआ? ध्यान सुनिएगा, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट जो था वो कब हुआ? 1 अप्रैल। वो कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना दिया गया था। ठीक है, यानी ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई। ठीक है, और उसको आरबीआई बनाया गया 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर यहां तक पॉइंट? अब ये एक प्राइवेट बॉडी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने जब आरबीआई बनाया था, ये एक प्राइवेट बॉडी हुआ करती थी, लेकिन इसको पूरे देश को रेगुलेट करना था, पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना था। तो एक प्राइवेट बॉडी पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम को जब रेगुलेट करने जाएगी तो जितने भी प्राइवेट बैंक होंगे वो इसकी बात क्यों मानेंगे? मेरा पॉइंट क्या है? ठीक है भाई, आरबीआई भी प्राइवेट बॉडी है और जितने सारे बैंक, उस वक्त कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं 1949 की, कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं था हमारी आजादी के बाद। क्लियर पॉइंट? ये पॉइंट याद रखना, सब प्राइवेट थे। ये आपका आरबीआई भी प्राइवेट था। तो आरबीआई अगर जाके धौस जताएगा कि भैया हमारी बात मानो, हम क्यों माने भाई, तुम भी प्राइवेट हम भी प्राइवेट, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तो यहां पे आरबीआई को नेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाने की जरूरत पड़ी। तो आरबीआई को जो नेशनलाइज किया गया वो कब हुआ था? आपका 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1949 को। क्लियर है पॉइंट? अब आरबीआई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, 50s 60s 70s 80s अच्छा काम किया, लेकिन यहां पे आरबीआई ने एक थोड़ी कमी कर दी कि वो बैंकों को बहुत दबाता था। यानी कि ये करो वो करो, इतना क्रेडिट दो उतना क्रेडिट मत दो, रूल रेगुलेशन बहुत थोप डालता था, जिसकी वजह से जो बैंक थे वो फ्लरिश नहीं कर पा रहे थे, यानी कि तरक्की नहीं कर पा रहे थे, अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पे आरबीआई को गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखो आरबीआई, अब जो है ना तुम रेगुलेटरी बॉडी मत बनो, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं हो। ठीक है, अब आप क्या हो? आप फैसिलिटेटर हो। ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, ठीक है, आप क्या हो? फैसिलिटेटर हो। और ये कब बनाया गया था दोस्तों? 1991 में। नई आर्थिक नीतियां आई थी ना 1991 में, ठीक है, मनमोहन सिंह लेके आए थे 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। उन्हीं पॉलिसीज में यह कहा गया था कि देखो आरबीआई भाई साहब, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी मत बनो, आप क्या बनो? अब फैसिलिटेटर बनो, क्योंकि आप बैंकों को ना बढ़ावा नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपको बैंकों को बढ़ावा देना है तो आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो और फैसिलिटेटर का काम करो, आप रेगुलेटरी बॉडी अब नहीं हो। हम आम लैंग्वेज में आज भी आरबीआई को कहते हैं आरबीआई इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, बट वो आज की डेट में फैसिलिटेटर का काम कर रहा है सिंस 1991, ठीक है, 1991 से लेकर अब तक। क्लियर पॉइंट यहां पे? अब देखते हैं दोस्तों कि जब ये आरबीआई बना दिया गया, सब कुछ सही चल रहा है, फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका काम कौन करेगा? यानी कि काम कौन करेगा? गवर्नर होगा ना, ठीक है, तो इसमें एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। इसके अलावा और मेंबर्स होंगे 17, यानी कि आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड का एक अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बोर्ड अथॉरिटी। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप लोग समझ में आ जाएगा। सेंट्रल बोर्ड अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें 21 लोग होते हैं,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 21 लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये 21 लोग ही मिलके पूरा पूरा डिसीजन लेते हैं आरबीआई का। क्लियर पॉइंट यहां पे कितने लोग हैं? ये टोटल 21 लोग हैं यहां पे जो कि आरबीआई का डिसीजन लेंगे। अब मैं बारी बारी सबके बारे में आपको बताता हूं कौन कौन कहां से आता है। एक तो इंपॉर्टेंट आपको पता है गवर्नर होंगे हमारे, गवर्नर साहब, ठीक है, शक्तिकांत दास जो है अभी, ठीक है, एक गवर्नर होगा। क्लियर पॉइंट यहां पे। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे। पॉइंट समझ में आया? 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे। क्लियर पॉइंट 4। उसके बाद 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे, ठीक है, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से आएंगे। यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 लोग आते हैं, ठीक है, 2 लोग आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। क्लियर पॉइंट यहां पे। 10 गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट करती है, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। कितने लोग नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट? कितने होंगे यहां पे? ठीक है, गवर्नमेंट 10 लोग होंगे जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। क्लियर पॉइंट। और 4 आएंगे आपके, ठीक है, 4 फ्रॉम जोनल ऑफिस, ठीक है, 4 जोनल ऑफिस हैं यहां पे इंडिया में आरबीआई के, उनके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो 4 आएंगे आपके जोनल ऑफिस से। टोटल कितने मेंबर हो गए? देखिए, 1 और 4 5, 5 2 7, और 7 और 4 11, और 11 और 10 21। तो ये 21 लोग जो है पूरा आरबीआई का काम संभालते हैं, पूरा आरबीआई काम संभालते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब बात कर ले, देखिए सबका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां के नाम के तौर पे बात करें तो आप सिर्फ 5 नाम याद रखें। ये 5 नाम आप लोग याद रखें, ठीक है। 5 नामों में सबसे पहले जो आप नाम लिखोगे वो कौन सा नाम लिखोगे आप? गवर्नर का। तो आपको पता है अच्छी तरह से हमारे गवर्नर साहब का नाम, गवर्नर साहब कौन है यहां पे? ठीक है, शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं यहां पे गवर्नर। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर का ही आपको नाम याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखोगे चारों में, ठीक है, एमडी पत्रा, ठीक है, सबसे पहले लिखोगे एमडी पत्रा का नाम आप लोग देखोगे, ठीक है, एमडी पत्रा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा आपका टी रविशंकर, ठीक है, टी रविशंकर, सेकंड नंबर पे टी रविशंकर। क्लियर पॉइंट यहां पे, टी रविशंकर। उसके बाद स्वामीनाथन जे, ठीक है, स्वामीनाथन जे, नाथन, ठीक है, जे, स्वामीनाथन जे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वामीनाथन जे, उसके बाद एम राजेश्वर, ठीक है, एम राजेश्वर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एम राजेश्वर। इसमें जो ये आपको तीसरा नंबर पे जो नाम दिख रहा है, ठीक है, स्वामीनाथन जे का, ठीक है, ये इसी साल अपॉइंट हुए हैं जून में 2023 में, ठीक है, ये जून 2023 में अपॉइंट हुए हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, जून 2023 में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ये करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 5 नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गवर्नर का और 4 डिप्टी गवर्नर का। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए दोस्तों, ये सारा पॉइंट आपके सामने है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात कर ले और 4 जोनल ऑफिस के बारे में बात कर ले। तो जो इसका हेडक्वार्टर होगा वो हेडक्वार्टर आपको दिखेगा दोस्तों मुंबई में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे दिखेगा आपको? मुंबई में दिखेगा। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में दिखेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में दिखेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे, मुंबई। उसके बाद यहां पे 4 जोनल ऑफिस हैं। 4 जोनल ऑफिस में आपको सबसे पहले दिखेगा चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। 4 जो महानगर है वहीं पे इनके 4 जोनल ऑफिस है, ठीक है। चेन्नई हो गया, उसके बाद आपका दिल्ली हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका कोलकाता हो गया, ठीक है। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, और चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, और एक और कौन सा महानगर है? ठीक है, मुंबई, वो तो हो ही गया, चलो ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो ये आपका 4 जो महानगर हैं, ठीक है, यहीं पे इनके जोनल ऑफिस आप लोग देखेंगे, यहीं पे इनके जोनल ऑफिस हैं, 4 जोनल ऑफिस हैं। और ये जो 4 मेंबर्स की जो मैं बात कर रहा था जोनल ऑफिस से, वो इन्हीं 4 यहीं से चारों मेंबर्स आते हैं, चारों डायरेक्टर्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, तो ये सारा का सारा टॉपिक में फंक्शंस ऑफ आरबीआई कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे 4 और शेयर हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, आरबीआई से, उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो आरबीआई जब भी नोटों की प्रिंटिंग करेगा, ठीक है, तो यहां पे वो क्या करेगा, ठीक है, यहां पे वो नोटों की प्रिंटिंग, अब देखो कहीं ना कहीं तो करेगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा ऑफिस बनाएगा ना, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक उसकी सब्सिडियरी बॉडी है, उसकी एक सब्सिडियरी बॉडी है, ठीक है, सब्सिडियरी बॉडी है, सब्सिडियरी बॉडी।
ठीक है, सब्सिडरी बॉडी है। उस सब्सिडरी बॉडी का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व भारतीय रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है, नोट मुद्रण। ये इसकी सब्सिडरी अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि प्रिंटिंग ऑफ नोट का सारा काम संभालती है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये आपका सब्सिडरी बॉडी है आरबीआई की, जो कि प्रिंटिंग ऑफ नोट्स का सारा काम संभालती है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। BRBNM के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। अब इसके खुद के 4 ऑफिस है जहां पे प्रिंटिंग ऑफ नोट्स होते हैं, यानी कि नोट को प्रिंट किए जाते हैं। अब वो 4 नाम कैसे याद रखने हैं आपको? MS धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने नासिक में छक्का मारा, कुछ ऐसे, या महेंद्र सिंह धोनी नासिक गए, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी नासिक गए, ठीक है। अब उसमें 4 नाम आप लोग याद रखोगे, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में, ठीक है। पहला M, जैसे मैंने बताया महेंद्र सिंह धोनी, तो M से आप लोग क्या याद रखोगे? ठीक है, मैसूर, ठीक है, मैसूर, ठीक है। S महेंद्र सिंह, S से क्या याद रखोगे? सेलबोनी, क्या? सेलबोनी, ठीक है। ऐसे क्या याद रखोगे? सेलबोनी, ठीक है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, D से आप लोग क्या याद रखोगे? देवास, D से क्या याद रखोगे आप लोग? देवास। और ये N से वो नासिक गए, कहां गए? नासिक गए। क्लियर पॉइंट यहां पे, N से वो कहां गए? नासिक गए। तो ये MS धोनी नासिक गए। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कहां कहां आरबीआई नोटों की प्रिंटिंग करवाता है। ये आप मैसूर देखो तो मैसूर कहां पे है दोस्तों? कर्नाटका में है। मैसूर कहां पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। मैसूर आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। उसके बाद दोस्तों आपको सेलबोनी वेस्ट बंगाल में मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। देवास आपको MP में मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और नासिक तो आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर दोस्तों? ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र हो गया। क्लियर पॉइंट यहां पे? महाराष्ट्र महाराष्ट्र। देखिए, तो ये पूरा पॉइंट, ठीक है। यानी आरबीआई जब नोटों की प्रिंटिंग कराएगा तो किसके जरिए कराएगा? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। इसके 4 शहर हैं, ठीक है। कौन कौन से? मैसूर, सेलबोनी, देवास और नासिक। यहीं पे सारे नोटों की आप लोग प्रिंटिंग करवाते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे? अब देखते हैं दोस्तों यहां पे, ठीक है, आरबीआई से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। देखिए एक और पॉइंट, आरबीआई जब भी नोटों की प्रिंट करेगा ना, तो उसमें 1 रुपए के नोट और ऑल कॉइन्स जितने भी है ना, ठीक है, क्या? 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स जो होंगे वो आरबीआई नहीं प्रिंट करेगा। 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स ये आरबीआई नहीं करता है, ये आरबीआई नहीं करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। क्लियर पॉइंट? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में होता है ये, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखना, यहां पे सिक्के होता है ना, उस पर लिखा होता है भारत सरकार, सिक्कों पे हमेशा भारत सरकार लिखा रहता है, और नोट्स पे आप लोग लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस पे सिग्नेचर किसके होते हैं? हमारे गवर्नर साहब के, यानी कि शक्तिकांत दास के अभी सिग्नेचर आपको उन सब पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, जितने भी इंफॉर्मेशन स्टैटिक पोर्शन में है, आरबीआई के स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है, वो आपके सामने है, यानी कि कब बनाया गया, क्या बनाया गया, उसका पर्पस क्या था, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं। उसके गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, ठीक है, डिसीजन मेकर कौन है, यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करेंगे, लेकिन फंक्शन हम आज नहीं करेंगे, यानी फंक्शन की बात, फंक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब उसके लिए कम से कम 2 लेक्चर तो उसके फंक्शन में चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी अकेले आपका 2 लेक्चर ले लेगा। क्लियर है? तो जितना भी स्टैटिक पोर्शन था फिलहाल आरबीआई का, वो आपके सामने स्लाइड्स पे है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, आप रिवाइज कर लें, ठीक है। अब देखिए पर्पस क्या था, रेगुलेटरी बॉडी बनाना, ठीक है। कौन किसकी रिकमेंडेशन पे, किसकी सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, 1926 में। किस एक्ट के तहत आया था? आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। इसको रेगुलेटरी से फैसिलिटेटर किस साल में बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था। इसकी एक सब्सिडरी बॉडी है, ठीक है, कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है। उसका काम क्या है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, प्रिंटिंग ऑफ जो नोट्स हैं, यही सारा काम देखता है। और ये 4 शहरों में इसकी ऑफिस है। कौन कौन से? मैसूर, सेलबोनी, देवास, नासिक। क्लियर पॉइंट? ठीक है। उसके बाद जो भी डिसीजन होंगे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, जिसमें 21 मेंबर होंगे, ठीक है। एक गवर्नर होगा जो शक्तिकांत दास हैं, 4 डेप्टी गवर्नर होंगे, MD पात्राती, रविशंकर, स्वामीनाथन, JNM
राजेश्वर, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे आपके सामने 10, क्लियर पॉइंट। और जोनल ऑफिस जो कि आपका दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई है, वहां से 4 लोग आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट, इसमें स्वामीनाथन जे हैं जो इसी साल 2023 में जून में अपॉइंट किए गए थे, यानी कि करंट न्यूज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 रुपी नोट और ऑल कॉइन्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा, बाकी सारा आरबीआई बनाएगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और कल जो नेक्स्ट लेक्चर लगने वाला है, उस लेक्चर में हम लोग आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई कराएंगे। सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो भी बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए खासकर, और एसएससी के दे रहे हैं और भी कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर दोस्तों। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो हमें आप लोग जरूर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।